हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है। तो इसमें आपसे पूछा गया है द फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। मतलब आपको क्या फाइंड करनी है कि हमारा जो नंबर ऑफ हेड्स है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको आपको फाइंड करना है। कब? व्हेन अ 3 टॉस ऑफ ए फेयर कॉइन। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 बार टॉस कर रहे हैं, 3 बार सिक्के को उछाल रहे हैं किसी फेयर कॉइन का। ये चीज आप ध्यान रखोगे। देखो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना, इसको आपको पकड़ना है, बिकॉज इसी के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा गया है कि अगर हम 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, ठीक है, 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, तो एल्सो फाइंड द मीन। आपको क्या करना है, मीन निकालना है, ठीक है, उसके बाद ई एक्स स्क्वायर निकालना है, देन वेरिएंस निकालना है। तो आपको पता है कि अगर आप बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात करो तो आपको पता है कि अगर हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं एंड हम आपसे पूछें कि बच्चे बताइए कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो सिंपल सा बात है, जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितना आउटकम्स, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर हम एक कॉइन को उछालते हैं एंड मैं आपसे बोलूं कि अगर एक कॉइन हमने उछाला तो नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2, ठीक है। नंबर ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो भी क्या है, 1/2 है, 1/2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है। बट यहाँ पे आपको कहा गया है कि 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, तो हम 3 टॉसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे हमारे पास मान के चलिए कि तीनों का तीनों हेड हो सकता है। ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी को आप ध्यान से समझोगे, एक एक चीज को, एक एक वर्ड्स को, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बात कर रहे हैं कि 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, तो पहला हमने टॉस किया तो उसमें मान लीजिए कि हेड तीनों हेड आ गया, तीनों हेड आपका आ गया। सेकेंड टॉस में क्या आता है हमारा, सेकेंड जो पॉसिबिलिटी आती है वो क्या आती है, हेड हेड टेल आ गया। क्या आ गया, हेड हेड टेल आ गया। अगर हम थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो हेड टेल हेड आ गया। इस तरह से आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो क्या हो सकता है, पहला मान लो टेल हो गया एंड बाकी के दोनों क्या हो गए, हेड हो गए। बाकी के दोनों क्या हो गए, आपके हेड हो गए। अगर हम नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करें तो पहला मान लो हेड हो गया और एंड नेक्स्ट जो है आपका दोनों का दोनों आपका टेल हो गया, ठीक है। एंड फर्दर जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी आपकी, वह क्या आएगी आपकी, तो आपका आ जाएगा पहला टेल है, उसके बाद हेड आ गया, देन टेल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास पॉसिबिलिटी आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करो तो मान लो कि स्टार्टिंग के दोनों टेल है एंड लास्ट वाला क्या है आपका, हेड है। एंड जो आपकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आएगी, तीनों का तीनों आपका क्या है, टेल है। तो इस तरह से आपके पास पॉसिबिलिटी आएंगी। तो आप देख सकते हो टोटल कितने पॉसिबिलिटी है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो वहां से आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज देख सकते हो। जैसे मान लो कि 2 का पावर n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक कॉइन को उछालेंगे तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो या तो हमारे पास हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही आएगा ना। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास मान लीजिए कि एक कॉइन है, एक कॉइन के लिए नंबर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे। जैसे ही आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कहने का मतलब 2 का पावर 1 मतलब 2। तो कहने का मतलब हमारे पास टोटल 2 ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है या तो हेड आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है या तो टेल आएगा। मतलब हेड एंड टेल में से ही आपकी एक हेड आएगी या तो टेल आएगी, दोनों में से आपकी जो पॉसिबिलिटीज है हेड एंड टेल आने की वह कितनी है, तो 1/2 है। क्लियर है। अगर हम आपसे कहें कि बच्चे हमने 1 कॉइन की बात की थी, अगर हम 2 बार करते हैं, 2 बार टॉस करते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू जैसे 2 होगी तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम 3 टॉसेस करते हैं फेयर कॉइन का तो n की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप n की जगह 3 पुट करोगे, 2 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, टोटल पॉसिबिलिटीज आपके पास यहाँ पे 8। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वह आपकी कितनी है, वह आपकी टोटल 8 है। कब, व्हेन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन, व्हेन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां पे
क्योंकि इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटीज नहीं आएगी। तो आप अगर ये चीजें बेसिक चीजें पता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि हमने मान लो 2 कॉइन को टॉस किया, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये चीजें बेसिक याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि जो आपका एक्स है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, एक्स क्या है आपका, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिखने का मतलब क्या है, अगर हमने एक्स को हेड माना है, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि जब हम टॉस कर रहे हैं तो उसमें हमारा कोई भी हेड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यही बात है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मतलब नो हेड प्रेजेंट, नो हेड आर प्रेजेंट। अब देखिए जो आपके पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, इसमें वह कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें हमारा हेड प्रेजेंट ना हो, जिसमें हमारा हेड बिल्कुल भी प्रेजेंट ना हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर हम बात करें ये जिसमें हमारा तीनों का तीनों टेल है, तीनों का तीनों हमारा क्या है, टेल है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 को ये इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज तीनों की तीनों क्या है, यहाँ पे टेल है, यहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, कोई भी हेड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी फॉर नो हेड, उसके लिए क्या आ जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी फॉर नो हेड, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो हेड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे कितना है हमारे पास, एक है हमारे पास सैंपल स्पेस एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, 8 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी। क्लियर है, बिकॉज आपको पता है फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सैंपल स्पेस मतलब कि हमारे पास ये टोटल जो एक क्या कहते हैं सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में से अगर हम बात करें x इक्वल टू 0 की, तो वह हमारा क्या है, एक है, एक ही है। एंड टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज या टोटल आउटकम्स हमारे पास यहाँ पे 8%। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहने का मतलब है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे एक ही हेड प्रेजेंट है, बिकॉज हमने एज्यूम किया हुआ है x इंडिकेट द नंबर ऑफ हेड, x किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लिखे x इक्वल टू, इसका जो मीनिंग होगा कि ये जो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज है, इन पॉसिबिलिटीज में जो आपका एक हेड होना चाहिए वह कितने सैंपल्स हैं, तो एक हेड वाला आप देख सकते हो, एक हेड वाला आप देख सकते हो कि देखिए यहां भी हमारे पास क्या है, एक हेड है, यहां भी हमारे पास एक हेड है, यहां भी हमारे पास क्या है, एक हेड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 1 है, ये क्या है आपका x इक्वल टू 1 है। तो कहने का मतलब कि वन हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो यहाँ पे, तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं, यहाँ पे जो भी आपके पास पॉसिबिलिटीज है, इन पॉसिबिलिटीज में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है 1 2 3, जिसमें आपका एक ही हेड प्रेजेंट हो, जिसमें आपका एक ही हेड प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 3 है। एंड टोटल आउटकम्स की बात करेंगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो 8 पॉसिबिलिटीज है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3/8 से इसको इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड, अगर हम 2 हेड की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है फॉर द 2 हेड। तो 2 हेड में आप देख सकते हो कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है, वह क्या क्या आएगा आपका, हेड हो गया, यहां भी 2 हेड है, यहां भी 2 हेड, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड जो आपके टोटल आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। किसके लिए, फॉर x इक्वल टू 2, फॉर 2 हेड, मतलब 2 हेड की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो कितनी है, 3/8 है इन अ गिवन सैंपल स्पेस।
क्लियर है यहां तक? अब देखिए, अब हम बात करते हैं P x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 लिखने का मतलब है कि हमारे पास वह कौन सा कंडीशन है, वह कौन सी प्रोबेबिलिटी है जहां पे हमारा x की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। मतलब x का मतलब 3 कहने का मतलब है कि तीनों के तीनों जो पॉसिबिलिटीज है वह आपकी क्या होनी चाहिए, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज आपकी हेड की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा क्या आएगा, 3 हेड। तो 3 हेड की बात करेंगे तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कितने यहाँ पे सैंपल स्पेस है फॉर 3 हेड। तो यहाँ पे सर एक ही सैंपल स्पेस है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपकी 3 टॉसेस हो रही है, तो इससे ज्यादा आपका कोई प्रोबेबिलिटी बनेगा नहीं, तो आपको x इक्वल टू 3 तक ही निकालना है। क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वह हेड, मतलब नो हेड, हेड इक्वल टू 1, 2 हेड, 3 हेड, ये जो हमारी पॉसिबिलिटीज है वह हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो हमारा मीन होता है, यहाँ पे एक चीज देखना, जो हमारा मीन होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो EX से डिनोट करते हैं। मीन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग EX से डिनोट करते हैं। मीन को हम लोग EX से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को VX से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेरिएंस को VX से डिनोट करते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको टेबल फॉर्मेट में बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे बना सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में बनाने से क्या होगा कि जो आपका कैलकुलेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में बना लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे टेबल फॉर्मेट बना लीजिए। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, x है। x हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ हेड है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, px लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो गया। एंड यहाँ पे x इंटू px लिख सकते हो आप, x इंटू px आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप चाहो तो x स्क्वायर इंटू px भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने क्यों लिया, जब आप वेरिएंस को कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, इस तरह से टेबल बनाना है। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम लेते हैं, यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 0 लिखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, मतलब हमारे पास कोई भी हेड नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, x इक्वल टू 0 के लिए कितनी है हमारी, 1/8 है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1/8 आ जाएगा। अब देखो 1/8, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, x को px से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकलेगा, 0 निकलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर px करोगे, मतलब यहाँ भी 0 आ जाएगा आपका। अब देखो x इक्वल टू 1 कहने का मतलब फॉर 1 हेड, प्रोबेबिलिटी फॉर 1 हेड, 1 हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखिए यहाँ पे, तो x इक्वल टू 1 पे हमने निकाला हुआ है 3/8। कितना निकाला हुआ है, 3/8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/8 मिलेगा। एंड यहाँ भी आपके पास 3/8 मिलेगा। अब x इक्वल टू 2 पे देखो, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हमारी 3/8 है। कितनी है, 3/8 है। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, 3/4 आएगा। एंड यहां से आप करेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे देखो, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट किया है, 1/8 है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 आ जाएगा। एंड आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 आएगा। एंड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 9/8 निकल के आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक जो है वह आपका टेबल इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। टेबल आपको बिल्कुल बनाना है एग्जामिनेशन में, बिकॉज आप एक बार टेबल बना लेंगे तो आपके लिए जो कैलकुलेशन है वह आपका काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, टेबल को बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम लोग समेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे तो जो आपका x px है, तो यहाँ से आप समेशन निकाल लो, x इंटू px। समेशन निकालने का मतलब है कि इसको आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये जो टोटल आपके पास है इसको आप ऐड कर दो। तो ऐड करोगे तो आपके पास कितना मिलेगा, आप देख लो, इसको एक बार ऐड कीजिए कितना मिल रहा है। तो 3/8 प्लस 3/8 प्लस 3/4, इसको हम ऐड करेंगे, देखो एलसीएम लोगे कितना आएगा, 8 आएगा।
3 प्लस 3 प्लस 6 क्या आएगा 12/8 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 12/8 आएगी। इसको आप सॉल्व करोगे 2 से 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, मतलब दैट इज इक्वल टू 1.5। ये क्या आएगा आपका 1.5 निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे समेशन निकाल दो एक्स स्क्वायर पी एक्स का, यहाँ भी आप समेशन निकाल दीजिए, यहाँ भी समेशन निकाल दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ऐड करके देन आप फाइंड आउट करो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आती है। तो इसका जब आप फाइंड करेंगे तो आपके पास निकल के आएगी, इसका आप फाइंड करोगे तो क्या निकल के आएगा देखो 3/8 प्लस 3/2 प्लस 9/8। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। 3 प्लस 12 प्लस 9 कितना आ जाएगा 24, 24/8 मतलब 8 3 24, 3 आ जाएगा। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आएगा, तो आपके पास 3 निकल के आएगा। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे, अब जो आपका मीन होता है, यहां पे मैं साइड में लिखता हूं, जो आपका मीन होता है, ठीक है, तो मीन को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग 3e इंटू एक्स से इंडिकेट करते हैं। मीन को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, तो ex से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ex है वह क्या निकल के आएगी, तो जो आपका x इंटू पी एक्स है ये आपका मीन हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आएगी 3/2, दैट इज इक्वल टू आपका 1.5 निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां से हमने मीन को कैलकुलेट कर लिया, यहां से हमने क्या किया मीन को कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? तो ये आपकी मीन की वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड आपको क्या निकालना है ई एक्स स्क्वायर। क्या निकालना है आपका ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में आपको क्या निकालना है ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, ई एक्स स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो ई एक्स स्क्वायर आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो स्मॉल ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है ये आप कैसे निकालेंगे, तो दिस इज इक्वल टू, ये आपकी जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाती है ई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स, एक्स स्क्वायर पी एक्स, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकल के आया है, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आई दैट इज इक्वल टू 3। ये वैल्यू क्या निकल के आया आपका 3 निकल के आया है, ठीक है। फिर देखिए थर्ड में आपको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस आप कैसे निकालेंगे, तो वेरिएंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो वेरिएंस इक्वल टू होता है, देखो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का, ठीक है, ई एक्स का स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेरिएंस दैट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ई एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो ई एक्स है वह क्या है आपका मीन है, ये जो आपकी वैल्यू है वह क्या है आपका मीन है, ये आप याद रखोगे, ये आपकी वैल्यू क्या है मीन है। तो यहाँ से आप वेरिएंस को कैलकुलेट करोगे तो देखो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, एंड आपके पास जो मीन निकल के आया है वह क्या आया है 1.5, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1.5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है 1.5 का स्क्वायर कर दीजिए, यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास 3 माइनस 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225, 2.25 निकल के आएगा। एंड इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वह 0.75 आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। जब भी आपसे बोला जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स की बात की जाए या एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स की बात की जाए, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वह किस पे डिपेंड करता है, तो वह हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज से। एंड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपका निर्भर करेगा कि हमने जो टॉस
क्या है वह कितना बार किया, मतलब 3 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन है, 2 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन है, 4 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन है। अगर आप 4 टॉसेज ऑफ ए क्वाइन करोगे तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी, 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, 16 पॉसिबिलिटीज आएगी। अगर आप 3 टॉसेस करोगे तो क्या आएगा, 2 का पावर 3 आएगा, 2 टॉसेस करोगे तो 2 का पावर 2 आएगा। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको क्या करना है, लिखना है। एंड उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे एज्यूम कर लेना है कि जैसे हमने एज्यूम कर दिया कि जो आपका एक्स है वह क्या है, हमारा नंबर ऑफ हेड्स है। एक्स को हमने क्या एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ हेड्स। अब एक्स इक्वल टू 0 मतलब नो हेड, एक्स इक्वल टू 1 मतलब एक ही हेड आएगा, एक्स इक्वल टू 2 मतलब 2 हेड आएगा, एक्स इक्वल टू 3 मतलब 3 हेड आएगा। तो इस तरह से आपको एज्यूम्पशन लेना है। एंड देन फिर आप एक टेबल बना दीजिए। टेबल बना दोगे तो वहां पे आप चीजों को दिखा सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आपको जो निकालना है, वेरिएंस निकालना है, मीन निकालना है, आप इजिली यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, 3 का भी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है, बी पार्ट है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखो क्या कहा गया कि द डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल, डायमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल is assumed to be continuous random variable with probability density function। ये आपका कैसा क्वेश्चन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है सर? तो बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपके पास जो भी गिवन फंक्शन है, ठीक है, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है, बस देखो एज ए स्टूडेंट आपको इतना पता होना चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जो भी आपकी फंक्शन गिवन है तो उस एक लिमिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं एंड उसको इक्वेट करते हैं किसके साथ, तो 1 के साथ। तो हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की बात होगी तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी तो उसका जो भी समेशन हो, इंटीग्रेशन हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 ही होगा। तो ये चीजें आप याद रखेंगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे लिमिट भी आपको गिवन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की लिमिट भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन दिया है कि चेक दैट एबव इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। मतलब आपको बताना है कि जो एबव फंक्शन है हमारा, जो हमारा ये एफ ऑफ एक्स है, दैट इज इक्वल टू 6x 1 माइनस एक्स, एंड x जो वेरिएबल है वह कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, क्या ये सच में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या फिर नहीं है, ये चीजें आपको कंफर्मेशन करनी है, ये चीजें आपको कंक्लूजन में बतानी है। क्लियर है? चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारा x जो है वह 0.5 से एंड 0.7 के बीच में वेरी कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम टू चेक द, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू चेक द गिवन फंक्शन इज to check the given function is a probability density function। मैम डायरेक्ट देखो पीडीएफ लिख रहे हैं, पीडीएफ मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन we need to verify two कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन को यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे जो पहला कंडीशन आता है, यहाँ पे अगर हम पहले कंडीशन की बात करेंगे तो फंक्शन मस्ट बी नॉन निगेटिव for all value in its डोमेन। ठीक है, तो अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि कोई भी फंक्शन देके, यहाँ पे कोई भी फंक्शन दे देता एंड आपसे पूछता कि बताइए कंफर्म करके कि जो गिवन फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है,
तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन है आपका क्या है कि जो हमारा फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव फंक्शन होना चाहिए। मतलब उसके जो मतलब नॉन निगेटिव फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन होना चाहिए वह पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। एंड पॉजिटिव फंक्शन कहां पे होना चाहिए, जो आपका डोमेन डिसाइडेड है, जो आपका डोमेन डिफाइन किया गया है उसके रेंज में हमारा जो गिवन फंक्शन है वह पॉजिटिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी, अगर हम कंडीशन बी की बात करें, अगर यहां पे हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो जो आपका नेक्स्ट कंडीशन है वह क्या कहता है कि द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन, ठीक है, द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन ओवर द इंटायर डोमेन, ओवर द entire domain, the integral of a function over the entire domain must be equal to 1, must be equal to 1। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका जो गिवन फंक्शन है वह आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। क्लियर है। अब चलो आपको आप वेरीफाई करना है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कंडीशन फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एंड एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि आप इन कंडीशन को लिख भी दीजिए, बिकॉज चेक करने वाला फिर उसको लगे कि हाँ बच्चे को आता है। कंडीशन बिल्कुल लिखिए, एकदम लिखना ही लिखना है, कंडीशन को नहीं छोड़ना है। बिकॉज आप कंडीशन लिखोगे तो आपको यहाँ पे नंबर कहीं भी नहीं कटेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा कंडीशन आगे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं है। आपको कंडीशन लिखना है तो लिखना है, बिल्कुल लिखना है, ये चीजें आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों कंडीशन बता दिया कि किसी भी फंक्शन को आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब कहोगे जब हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, जो हमारा डोमेन डिसाइड है उसमें, या जो हमारा डोमेन दिया हुआ है उसमें। सेकेंड कंडीशन कि जो आपका गिवन फंक्शन है उसका जब आप इंटीग्रल लोगे इन ए गिवन डोमेन तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो जो हमारा गिवन फंक्शन है वह हमारा क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर आपके पास x की रेंज दिया हुआ है 0 लेस देन x लेस देन 1, मतलब x क्या कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या आपका ये फंक्शन क्या है, पहला कंडीशन चेक करते हैं। देखो पहला कंडीशन को आप फुलफिल करोगे, यहाँ पे पहला कंडीशन को चेक कीजिए। अगर हम बात करें 0 से 1 के बीच में, अगर आप एक बार 0 डाल के देखो, x की जगह पे 0 डाल के देखो, x की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो आपको दिख रहा है कि अच्छा हम x की वैल्यू 0 डाल दी है। देखो यहाँ पे फॉर x इक्वल टू 0 आपका f ऑफ x क्या मिलेगा, f ऑफ x क्या मिलेगा, x की जगह 0 डालोगे तो f ऑफ x भी 0 मिलेगा। अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम 1 डालते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो f ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। अगर आप 1.5 डालो, 1.5 डालो, x इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 0.5 डालें तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे तो क्या आएगा 6 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 मतलब 0.5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। तो ये वैल्यू भी क्या है आपकी, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो डोमेन डिसाइडेड है कि जिसमें हमारा x 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, तो उसमें आप कोई भी वैल्यू लोगे 0 एंड 1 के बीच में, तो उन पे हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी पॉजिटिव आ रही है, मतलब नॉन निगेटिव आ रही है। तो जब नॉन निगेटिव वैल्यू आ रही है मतलब जो हमारा पहला कंडीशन है फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ना सर, बिल्कुल हो रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले कंडीशन की। जो हमारा सेकेंड कंडीशन है, द इंटीग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन इन एंटायर डोमेन दैट इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। चलो इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं।
चलिए इसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि यहाँ पे आप सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए क्या करोगे, 0 से 1 के बीच में आपको यहाँ पे लेना है एंड फंक्शन यहाँ पे f ऑफ एक्स dx एंड इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1 आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग वेरीफाई करते हैं। यू हैव टू प्रूव दैट, आपको क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। अगर इक्वल टू 1 आएगा तभी हमारा फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, अगर 1 नहीं आएगा तो आपका नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आपको इक्वल करके लाना है। समझ में आ गया सर? बिल्कुल आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका जो f ऑफ x है वो क्या दिया हुआ है, तो सर हमारा f ऑफ x 6x 1 माइनस x दिया हुआ है, 6x 1 माइनस x इंटू dx दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस गिवन इंटीग्रेशन अगर आपका 1 आता है, जो आपकी गिवन फंक्शन f ऑफ x है वह आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, अगर अदरवाइज नहीं है। चलो इसको सॉल्व करो, सिंपल सा इंटीग्रेशन है 6x माइनस 6x स्क्वायर इंटू dx एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट 0 से 1 आएगा, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 6x का इंटीग्रेशन x का पावर 2 माइनस अपॉन 2 माइनस 6 इंटू x का पावर 3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट क्या है आपका 0 से 1 है, लिमिट क्या है आपका 0 से 1 है। क्लियर है? अब देखो इसको सॉल्व करो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड आपकी जो लिमिट है वो क्या है 0 से 1 है। इसको आप पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, एंड लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा माइनस 0 0 आ जाएगा ना, तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रूफ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को प्रूफ कर लिया कि अच्छा हमारा 1 आ रहा है, मतलब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन में जो आपकी गिवन रेंज थी उसमें जो भी वैल्यूज आती है उसको आपने पुट करके देख लिया एंड जब आपने पुट किया तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है फंक्शन की, वो आपकी पॉजिटिव आ रही है। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे आपका फुलफिल हो रहा है। तो जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कंक्लूजन में, यहाँ पे आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। कैसे लिखोगे, कंक्लूजन, तो यहां पे आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप, सिंस द इंटीग्रल इज इक्वल टू 1, since the integral is equal to 1 of the function ठीक है, of the function is a valid probability density function, बस इतना लिख के बस हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो यहां से आप चीजों को काफी ज्यादा सीखोगे, किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। यहाँ पे यही क्वेश्चन आता एग्जाम में, दूसरा स्टूडेंट क्या करता, दूसरा स्टूडेंट ये कंडीशन नहीं लिखता, जबकि उसको पता है कंडीशन, उसको याद है कंडीशन, उसके दिमाग में है कंडीशन कि हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसके कौन कौन से कंडीशन होते हैं, बट वो नहीं लिखता। वह डायरेक्ट क्या करता, इंटीग्रेशन लेता एंड डायरेक्ट प्रूफ करता कि अच्छा किसी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है इन अ गिवन डोमेन दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 होता है। ठीक है, इसको लेकर के वह प्रूफ कर देता एंड बस हो गया। वहीं पे दूसरा बच्चा है वह क्या कर रहा है, पूरे कंडीशन को लिख रहा है कि अच्छा इसका जो कंडीशन हुआ उसको लिख दिया, उसके बाद दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराया 1 बाई 1, उसके बाद तब जाके यहाँ पे फिर उसने एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो ये आपकी राइटिंग स्किल को क्या करेगा, इनहांस करेगा। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे भी हम लोग किसी क्वेश्चन के आंसर को हम लोग करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। आपको क्या करना है, कंप्यूट
आपको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमारा रेंज 0.5 से 0.75 के बीच में होगा। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। जो आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा गया, आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपका x जो है वह 0.5 से 0.75 के बीच में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड इट। तो सिंपल, जब आपको ये निकालना है बस क्या करना है, लिमिट को चेंज कर दो। ठीक है, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 0.5 0.75 f of x dx दैट इज इक्वल टू 1, यही होगा ना। तो यहां पे आप इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉरी यहां पे 1 आप मत लिखो, डायरेक्ट इसको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां से आप सॉल्व करो, यहां से आप सॉल्व करोगे 0.5 0.75 एंड f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी, तो है आपका 6x1 माइनस 6। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। 0.5 से 0.75 एंड यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 6x स्क्वायर इंटू dx। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 6x का पावर 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, 0.5 से 0.75। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 से 6 कटेगा, 3 से 6 कटेगा, 2 तिहाई 6 एंड 3 दूना 6, क्या आएगा आपका 2x, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो 0.5 से 0.75, यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यहाँ पे आप लिमिट पुट करिए एंड देखिए कितनी वैल्यू आ रही है निकल के। तो यहाँ पे जब आप लिमिट पुट करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 3x स्क्वायर है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड जो आपकी लिमिट है क्या है 0.5, एंड 0.75 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 इंटू 0.75 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0.75 का क्यूब। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0.5 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 0.5 का क्यूब। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, देन तब जाके आपको कैलकुलेट करना है। आप देखो सिंपल सा आप कैलकुलेशन है, आप कर लीजिए, हो जाएगा ना। आप आराम से यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे, सिंपल सा कैलकुलेटर में डेटा डालो, सिंपल सा कैलकुलेशन कर लो एंड जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी करेंटली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करिएगा एंड जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.5 से एंड 0.75 रेंज के लिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो पार्ट है उसमें क्या कहा क्या है, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31%, देखो यहाँ पे 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी की गई है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो आपको देखो डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड 8% आर ओवर 64, फाइंड द मीन। देखो मीन आपसे पूछा गया है, आपसे वेरिएंस पूछा गया है किसका, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, एंड यहाँ पे आपको डेटा भी गिवन है। डेटा इसलिए गिवन है, बाय द वे
आप डेटा नहीं भी गिवन होगा देन आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेटा दे दिया ताकि आप कैलकुलेशन आपका इजी हो पाए, कैलकुलेशन आप सिंपल हो पाए, सिंपली आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे डेटा मेंशन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात किया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि जो आपका एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ, ठीक है, जो आपका एक्स है, एक्स कहने का मतलब कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वह किसका फंक्शन है, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। एंड ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वह किसका फंक्शन होगा, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर का, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर का। तो बच्चे यहाँ पे म्यू क्या है आपका, म्यू आपका होता है मीन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, म्यू मीन होता है, एंड जो आपका सिग्मा स्क्वायर वो क्या होता है आपका, वेरिएंस होता है, वेरिएंस होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन, जैसे हमने ई का एक्स बताया था, ई एक्स हमारा मीन होता है, ठीक है, वो किसके लिए था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें आपका मीन क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब देखो आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम आर अंडर 45, अंडर 45 मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 45, अंडर 45 मतलब क्या होता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस देन 45, यही है ना। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वह किसकी, एक्स की, जो कि क्या है, लेस देन 45 है, एंड दिस वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू कितना है आपका 31%, ये इस वैल्यू पे कितना है आपका 31%। 31% को क्या लिख सकते हैं, 0.31 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड जो आपकी प्रोबेबिलिटी है क्या है, एंड 8% ओवर 64, तो ओवर 64 मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 64, एंड इस पे क्या है आपका, इस पे जो आपकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी कितनी 0.08, इस पे क्या है आपका 0.08, या फिर आप इसको 8% भी लिख सकते हो आप, या फिर आप इसको 8% भी लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 64, तो इस पे आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ रही है, 0.08, 0.08। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन से आपको डेटा को लिखना है, क्लियर हो गया। अब आपके पास काफी इंफॉर्मेशन आ गई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड आपसे मीन एंड वेरिएंस पूछा गया है, मतलब आपको म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कर्व को ड्रॉ करते हैं। देखो सिंपल सा एक कर्व बना लीजिए आप, एक सिंपल सा हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा हमने कर्व को ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। अब इस कर्व में देखो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू, ये आपका क्या आएगा, म्यू आएगा, इसको आप मीन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये आपकी म्यू है, मीन हो गया ये आपका, ठीक है। एंड यहाँ पे आप मीन हो गया, एंड यहाँ पे मीन पे आप जेड इक्वल टू 0 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया जेड इक्वल टू 0, ये आपकी मीन है, ठीक है। यहाँ पे आपने जेड इक्वल टू 0 को एज्यूम कर लिया। अब आपसे देखो क्या कहा गया है, x इज लेस देन 45, ये लेस देन 45 की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, लेस देन 45 की अगर हम बात करें, अगर हम लेस देन 45 की बात करें तो हमारा क्या होगा, यहां से कुछ पहले आएगा, ठीक है। यहां पे हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे x क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा जो x है, x की वैल्यू कितनी है 45 है, एंड x इक्वल लेस देन 45 पे क्या आएगा आपका, ये वाला रीजन आ जाएगा। x इज लेस देन 45 पे क्या आएगा, 45 से कम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया, मान लो ये पॉइंट आपका x इक्वल टू 45 है, तो x इज लेस देन 45 की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या आएगा, इसके पीछे वाले रीजन आ जाएंगे आपके, क्लियर है। एंड सेकंड देखिए क्या कहा गया, x इज ग्रेटर देन 64, अगर ग्रेटर देन 64 की हम बात करें, अगर हम ग्रेटर देन 64 की बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर देन 64 की बात करें तो यहाँ पे हम कुछ एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हम ले लेते हैं x इक्वल टू 64, क्या है 64 है ना, 64, x इक्वल टू
64, तो x इक्वल टू 64 से बड़ा क्या है, x इज ग्रेटर देन 64। तो कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन 64 के लिए आपका कौन सा रीजन होगा, ये वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो इस तरह से चीजों को आप समझो। अब आपसे क्या कहा गया है कि आपको फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ पे ओरिजिन पे हमने, ओरिजिन कहने का मतलब जो आपका मीन है, मीन कहने का मतलब जो आपका एक समेशन है, ठीक है। तो उस पे z इक्वल टू 0 जब एज्यूम किया है तो x इक्वल टू 45 पे इस पॉइंट पे हम क्या एज्यूम करते हैं, तो इस पॉइंट पे हमने एज्यूम कर लिया z इक्वल टू z1 एंड इस पॉइंट पे हमने एज्यूम कर लिया z इक्वल टू z2। अब देखो यहाँ पे तो x इक्वल टू 45 पे आप देख रहे हो कि x इज लेस देन 45 है, तो x इज लेस देन 45 से आपको पता चल रहा है कि ये जो पार्ट है वो निगेटिव है, तो निगेटिव पार्ट के लिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब देखो x इक्वल टू ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 64, ग्रेटर देन 64 के लिए मतलब ये पार्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए यहाँ पे आपका जो z2 होगा वो पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ होगा, पॉजिटिव साइन के साथ होगा, एंड उसी का जो रिवर्स है वह आपका z जो है यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ होगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझो, एक बार आप फिर से समझो, आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा। देखिए प्रोबेबिलिटी क्या है, x इज लेस देन 45, तो x इज लेस देन 45 कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमने 45 माना पॉइंट को, तो इस पॉइंट से जो पीछे की जो भी रीजन्स होंगे दैट इज लेस देन 45, तो लेस देन 45 इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन ले लिया, z इक्वल टू माइनस z1 मान लिया, ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया बिकॉज इसके पीछे के रीजन्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए हमने निगेटिव लिया। एंड नेक्स्ट क्या है आपका p प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 64, तो ग्रेटर देन 64 की बात करेंगे मतलब 64 से बड़ा, 64 यहाँ पे कोई पॉइंट लिया एंड इससे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट से पीछे जा रहे हो, तो पीछे जाओगे तो माइनस, इस पॉइंट से आगे जाओगे तो प्लस, बस इतना ध्यान रखना है। x इक्वल टू 45 से जितना हम पीछे जाएंगे माइनस साइन आएगा, x इक्वल टू 64 जितना आगे जाएंगे प्लस साइन आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को ड्रॉ कर लिया। अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है, ये जो कर्व है ना हमेशा सिमेट्रिकल होता है, ऑलवेज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे आप एक आईना लगा दो, यहाँ पे आप एक मिरर डाल दो, मिरर डालोगे तो इसका जो मिरर इमेज है ना फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में वो आपको क्या कर दिखेगा, सेम दिखेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो चीजें रखी हुई इसका सेम टू सेम मिरर इमेज आपका सेकंड क्वाड्रेंट में बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल। तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है हमेशा क्या होता है आपका, ऑलवेज सिमेट्रिकल होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 45, व्हेन x इज इक्वल टू 45, तो यहाँ पे आपका जो बेसिक फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का z दैट इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 दिया हुआ है, एंड जो आपका मीन है वो आपको गिवन नहीं है, एंड आपके पास सिग्मा भी गिवन नहीं है। सिग्मा क्या है, यहाँ पे वेरिएंस है, एंड इसकी वैल्यू कितनी किसके इक्वल है, z इक्वल टू z1, यही है ना, z इक्वल टू z1 दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस z1। इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको आप इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन z इक्वल टू z2, तो यहां से भी आप बना सकते हो नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो, ये किसके लिए था, फॉर x व्हेन x इज 45, यहां पे लिख दीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 45, ठीक है। यहां पे लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू क्या है हमारा 64, तो इसके लिए z इक्वल टू क्या होगा, z इक्वल टू z2, यही है ना। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या आएगी, सेम फॉर्मूला आ जाएगा x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एंड दैट इज इक्वल टू z2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 64, सिंपल पुट कर दो 64 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, z2 आएगा। ये इक्वेशन आपका सेकंड आ गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को बना लिया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो यहां से आप देख सकते हो आपका जो पहला इक्वेशन है, ठीक है, आपका जो पहला इक्वेशन है, तो यहां पे देखो दिया हुआ है आपका, यहां पे आपकी डेटा दे रखी है, तो यहां से आप पहला इक्वेशन से लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z
इज लेस देन माइनस Z1, ठीक है, इज लेस देन माइनस Z1, ये क्या निकल के आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखो क्या दिया हुआ है, जब आपका 45 है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, जब आपका 45 है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है बताओ, 31%। तो 31% प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, ठीक है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या निकल के आएगा, यहाँ से आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू निकल के आएगी किसकी, z इक्वल टू z इज लेस देन 0.31, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस Z1 लेस देन z लेस देन 0, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर आएगा आपका, तो ये आपका आता है प्रोबेबिलिटी मतलब माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी z लेस देन 0, ये वैल्यू आ जाएगी, एंड माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। देखो ये चीज आपको याद रखना हो, माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन Z1, ठीक है। तो देखो इसको एक बार समझो, आपसे क्या कहा गया है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, z इज लेस देन माइनस Z1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से 0 हमने एक रेंज ले लिया, एंड फिर हमने 0 से Z1 हमने रेंज ले लिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, दोनों रेंज को आप निगेटिव कर दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, माइनस इंफिनिटी से 0, तो माइनस इंफिनिटी से 0 के लिए आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब देखो माइनस इंफिनिटी इधर क्या है माइनस इंफिनिटी, इधर क्या है प्लस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी से आप 0 पे पहुंचोगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इस टोटल एरिया को, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, तो इस सिमेट्रिकल एरिया को हमने बीचों बीच अगर कट कर दिया तो हाफ एरिया क्या आएगा, हाफ एरिया हमारा माइनस इंफिनिटी से 0 रेंज के बीच में आएगा, एंड जो सेकेंड हाफ एरिया है वो हमारा 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में आएगा, क्या आएगा 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में आएगा, क्लियर है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो देखो हाफ एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर हम इस टोटल एरिया की बात करें तो ये टोटल एरिया क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। ये टोटल एरिया की बात करें, टोटल एरिया की बात हो रही है, यहाँ पे हम टोटल एरिया की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये भी आपका 0.5 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.50 माइनस z से Z1, z से Z1 के लिए कितना है दिया हुआ है, देखो कितनी प्रोबेबिलिटी है 31%, 0.31, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकलेगा 0.019, तो 0.19 निकल के आएगी आपकी। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z लेस देन Z1, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू क्या आया 0.19, ठीक है। 0.19 क्यों आया, ड्यू टू द सिमेट्री, क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं Z1 के लिए, यहां तक क्लियर है। तो देखो यहां से जब आप देखोगे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है x इज ग्रेटर देन 64, x इज ग्रेटर देन 64 के लिए वो क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.08, ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है। देखो x इज ग्रेटर देन 64 पे आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है 0.08 या 8% बोल सकते हो, एंड परसेंट को आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.08 निकल के आएगा, क्या आएगा आपका 0.08 निकल के आएगा। क्लियर है यहां तक। तो यहां भी आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन Z1 दैट इज इक्वल टू, सॉरी Z2, यहां पे Z2 डाल दीजिए, Z2 दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इंफिनिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 लेस देन z लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी डाल देना, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी की कितनी वैल्यू आएगी 0.5, कितना आएगा 0.5, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितना दिया हुआ है Z2 से इनफाइनाइट, Z2 से इनफाइनाइट मतलब Z इज इक्वल टू Z2, मतलब Z2 से आप इनफाइनाइट बढ़ोगे, मतलब x इक्वल टू 64 से आप इस तरफ आगे की तरफ बढ़ोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन में गिवन है, कितना है आपका 8%, कितना है आपका 8%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.08। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आई थिंक सॉल्व जब करोगे तो कितना आएगा 0.42 निकल के आएगा, 0.42 आपकी निकल के आएगी। क्लियर है यहां तक, यहां से आपका 0.42 निकल के आएगा।
अब आपको क्या करना है, जो भी आपने डेटा निकाला उसको पुट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, जो आपका एवर्ब इक्वेशन है, ठीक है, जो आपका एवर्ब इक्वेशन उसको पुट करना है। एवर्ब इक्वेशन क्या है आपका, ये वाला, ठीक है। तो यहां से आपकी प्रोबेबिलिटी जो निकल के आई है वह कितनी निकल के आई है, उसको आपको पुट करना है। तो जब आप पुट करोगे तो आपको दिख रहा है कि 0.45 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा दैट इज इक्वल टू क्या आया है आपका 0.50, क्या है आपका नेगेटिव साइन के साथ है, ये आपका नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है। तो यहां से आप म्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो यहां पे से आपके पास क्या आएगा, म्यू इक्वल टू 0.50 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 45, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो इक्वेशन है आपके पास 64 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा क्या है आपका वेरिएंस है, म्यू क्या है आपका मीन है, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 1.40। एंड यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका म्यू प्लस 1.40 सिग्मा दैट इज इक्वल टू 64। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगा। एंड देखो यहां जो ये चीजें आई हैं वो कहां से आई है, फ्रॉम टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, 3 and 4, इसको आप सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे कि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड रहता है, कैलकुलेटर जहां में ले जाओगे वहां इक्वेशन वाला जो सेक्शन को प्रेस करोगे एंड वहां पे फिर आपका जो दो अननोन्स वाला इक्वेशन होगा उसको पुट करोगे, वहां पे जो भी कोफिशिएंट डेटा इन साइंटिफिक कैलकुलेटर या FX9911, ठीक है। जैसे ही आप डेटा डालोगे तो यहाँ पे आपका म्यू एंड आपका जो सिग्मा है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखो म्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 50 एंड जो सिग्मा आएगा दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, सिग्मा आपका 10 आ जाएगा। अब आपको यहां से मीन एंड वेरिएंस देखना है, यहां से आपको मीन एंड वेरिएंस देखना है। तो यहां से आपके पास जो मीन आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो मीन आपका वही आ जाएगा 50, ठीक है। मीन तो आपका 50 हो गया एंड जो आपकी वेरिएंस होगी, ठीक है, वेरिएंस क्या आएगा आपका, दैट इज सिग्मा, वेरिएंस यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ये डेटा आपका निकल के आएगा। यही चीजें आपको फाइंड करनी थी, आपको ये निकालना था ना, मीन एंड वेरिएंस निकालना था, सॉरी सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। अगर सिर्फ सिग्मा लिखा होता तो समझ आना स्टैंडर्ड डेविएशन, याद है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ सिग्मा होता तो आप इसको एसडी से डिनोट कर सकते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एंड वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है आपको पता है, तो ये चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस आ जाता है। तो ये सारी रिलेशंस आपको याद रखनी है इन ए स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखो, इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज एन क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। ये आपकी बात की गई है एक्सपोनेंशियल वेरिएबल, जिसमें हम लोग मीन को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, विथ अ मीन 3 मिनट। आपके पास क्या दिया गया है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन का मीन दिया गया है 3 मिनट जब हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेलीफोन से बातचीत कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल इन लेस देन 3 मिनट, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो आपका कॉल है वह 3 मिनट से कम में क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 3 मिनट से कम में क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा। एंड सेकंड में क्या है आपका, टेक्स बिटवीन 3 to 5 मिनट्स, मतलब 3 से 5 मिनट में आपका जो कॉल है लगेगा, को बात करने में आपको 3 से 5 मिनट लगेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको निकालनी है। तो जैसे कि आपको इस तरह का दिखे तो आप समझ आना कि अच्छा यहाँ पे किसकी बात की गई है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है, या एक्सपोनेंशियल वेरिएबल की बात की गई है। तो देखो सबसे पहले
यहाँ पे हम मीन की बात करेंगे तो मीन क्या होगा आपका, म्यू होगा, ठीक है। एंड म्यू एंड सिग्मा के बीच में आप यहाँ से डिनोट कर सकते हो 1/λ, ठीक है। म्यू दैट इज इक्वल टू 1/λ से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इसमें 1/λ से इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपका मीन हो गया। एंड यहाँ पे अगर हम लेमडा करेंगे, लेमडा क्या होता है, तो लेमडा हमारा होता है रेट ऑफ पैरामीटर। लेमडा क्या होता है आपका, रेट ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया मीन, मीन आपका कितना है 3 है, तो 3 दैट इज इक्वल टू 1/λ। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लेमडा बराबर क्या आएगा 1/3 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.33 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास जो रेट ऑफ पैरामीटर है वो क्या आ गया 0.33 आ गया, या 1/3 निकल के आ गया। क्लियर है। अब देखो जो आपकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्या कहा गया आपको, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कॉल। तो यहां पे बात की गई किसकी, आपकी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की गई। इसको आप लिख सकते हो इस तरह से, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात की गई है, ठीक है। बिकॉज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब है कि यहाँ पे आपको कहा गया है कि 3 मिनट से कम में कॉल कटेगा उसकी प्रोबेबिलिटी, 3 से 5 मिनट के बीच में कॉल बात होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के जब भी क्यूमुलेशन का आपको यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक सर्टेन रेंज दिया गया है टाइम का, एंड उस सर्टेन रेंज में आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एंड इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है, यहां से जो आपका एफ ऑफ एक्स आएगा, जो आपकी फंक्शन होगी दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, सॉरी लेस देन, ठीक है, यहाँ पे लेस देन भी लिख दीजिए, लेस देन इक्वल टू स्मॉल एस, दैट इज इक्वल टू इसका जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है, माइनस लेमडा एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि देखो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, एंड इन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपको क्या डायरेक्ट ये होता है 1 e टू द पावर माइनस लेमडा एक्स होता है। लेकिन जैसे ही क्यूमुलेटिव की बात कर दी है तो जो आपका टोटल मतलब टोटल को हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 में से जो आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां से आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल के आता है। अब देखो इसका जो पहला पार्ट है क्या है, आपको इंड लेस देन 3 मिनट, यही कहा गया है। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग probability that a call ends in लेस देन 3 मिनट, ठीक है, लेस देन 3 मिनट। तो लेस देन 3 मिनट के लिए जो आपका कॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमने एज्यूम किया है एक्स है। इसे प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, वहां पे हेड वाली बात जो हमने की थी कि 3 कॉइन इज टॉस्ड फेयर, तो वहां पे अगर हम हेड की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो हेड को हमने किया था एक्स एज्यूम किया था। तो सिमिलरली यहाँ पे बात की गई है किसकी, कॉल की, कॉल एंड हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना देर में हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉल एंड की जो प्रोबेबिलिटी उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, बाय डिफॉल्ट एक्स से एज्यूम कर लिया। तो पी ऑफ एक्स तो क्या कहा गया है, लेस देन 3 मिनट, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्स की क्या आएगी, लेस देन 3 आएगी, क्योंकि 3 मिनट से कम पे आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया, मान लो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ 3 एज्यूम कर लीजिए, फंक्शन ऑफ 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 1 माइनस, यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है ना 0.03, मतलब इसको 1/3 लिखते हैं, मल्टीप्लाई एक्स क्या है आपका, एक्स यहाँ पे क्या है आपका 3 है,
x क्या है 3 है, इसको आप सॉल्व कर दिए, 3 से 3 कट गया, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻�1। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि e⁻⁻1 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 माइनस 0.367 यही होता है ना। इसको एक बार आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो आपके पास 0.632 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, x इज लेस देन 3 के लिए। x इज लेस देन 3 के लिए जो आपकी वैल्यू निकल के आई 0.62 निकल के आया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट ए कॉल एंड्स इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर में कॉल हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई, तो 0.632, या इसको अगर परसेंट में करोगे तो 63.2%। अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट है टेक्स बिटवीन 3 to 5 मिनट्स, मतलब जो आपकी कॉल है वह 3 से 5 मिनट के बीच में आपको क्या होगी, वह लेगी। तो सेकेंड वाले पार्ट में देखो क्या कहा गया है, बिटवीन 3 to 5 मिनट्स, यही है ना, 3 से 5 मिनट की बात की गई है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे जो x है वह क्या वेरी करेगा, 3 से 5, यही होगा ना, 3 से 5, 3 से 5 मिनट के बीच में। तो दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका f ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3। ठीक है, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3। अब देखो f ऑफ 5 क्या आएगा आपका, 1 माइनस e टू द पावर, ठीक है, माइनस 1/3 है, एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 आएगा माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 3, यही है ना। एंड इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 5/3 माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1। तो देखो यहाँ पे ये 1 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 5/3, मतलब क्या हो गया, 1.66 प्लस e टू द पावर माइनस 1, एंड e टू द पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, 0.367, एंड इसमें आप इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज इक्वल टू 0.179, क्या आएगा आपका, 0.179 आएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया 3 से 5 मिनट के लिए, 3 to 5 मिनट्स। क्लियर है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन, जो आपका फंक्शन है वो गिवन है एंड फंक्शन की रेंज गिवन है कि जो आपकी वैल्यू है x की वो लेस देन 0 है एंड y की वैल्यू भी क्या है आपकी, लेस देन क्या है, 1 है, इज टू बी ए ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। ये क्या है आपका, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है। देखो ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होता क्या है एंड इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जब भी क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में तो आपको क्या करना है, जो डेटा गिवन है उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे बात की गई ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन की, तो आपके पास जो फंक्शन है x, y दैट इज इक्वल टू क्या है, k इंटू 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई, यही है। एंड आपके पास रेंज दिया हुआ है x का एंड आपको रेंज दिया गया है y का। तो देखो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन में आपको क्या करना है, जैसे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में लेते थे, जो भी आपके पास गिवन फंक्शन था एंड उस फंक्शन का जो डोमेन था उस डोमेन में उसको इंटीग्रेट करके एंड देन आप उसको 1 के साथ इक्वेट करते थे या इक्वल टू 1 करते थे। तो सिमिलरली जो आपका यहाँ पे डोमेन है, क्या है डोमेन आपका, x 0 से लेस देन है ना, तो क्या आप लिख सकते हो यहाँ पे 0 to 1 आएगा। ठीक है, एंड 0 to 1 आएगा एंड यहाँ पे भी आप वैल्यू लोगे तो ये भी आपका 0 से 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका k 1 माइनस एक्स एंड 1 माइनस वाई इंटू dx इंटू dy। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आएगा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। देखो ज्वाइंट कहने का मतलब है कि अगर बात की गई होती सिंपल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तो वहां पे हमारे पास कोई एक फंक्शन होता। ठीक है, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइंट की बात की तो यहाँ पे दिख रहा है x एंड y वेरिएबल है। ज्वाइंट मतलब एक से ज्यादा, ज्वाइंट कहने का मतलब एक से ज्यादा।
मतलब जो आपकी वेरिएबल्स होंगी फंक्शन में वो एक से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, टू वेरिएबल्स की बात की गई। यहाँ पे दिख रहा है ना एक्स एंड वाई, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है। तो जब भी दो वेरिएबल फंक्शन गिवन होगा तो वहां पे आप क्या निकालेंगे, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन निकालोगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालोगे। जहां पे सिंपल एक ही आपके पास वेरिएबल गिवन होगा वहां पे आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालोगे। क्लियर है, एक फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एंड अगर आपका मल्टीपल या ज्वाइंट आपके पास फंक्शन दिया हो तो उसके लिए आप निकालोगे, तो उसके लिए आप ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालोगे। क्लियर है, सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको सेपरेट करना है, यहां से आप सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, एक्स एंड वाई को आप सेपरेट करोगे तो यहां से आपके पास जो निकल के आएगा, इसको इस तरह से सेपरेट कर दो कि इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन 0 से 1, यहां पे क्या है आपका 1 माइनस वाई इंटू डी वाई एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आप सेपरेट कर दिया, एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स है उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पे सेपरेट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है। सॉल्व करोगे क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स टू वाई टू 0 से 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, y माइनस वाई टू 0 से 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसको फिर से सॉल्व कीजिए, k इंटू, इसको लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा 1 माइनस 1/2। यहां पे लिमिट पुट कर दो, क्या आएगा 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो k इंटू 1/2 एंड यहां भी आएगा आपका 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, k इक्वल टू 4 आएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, k इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। एंड यही आपको फाइंड करना था, यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। देखो क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k है ना, आपको k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, 4 निकल के आ गई। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 5 का भी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट बी देखिए। इफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ मतलब कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब यहां भी दो वेरिएबल है आपका, गिवन है फाइंड द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई गिवन एक्स, फाइंड द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ वाई गिवन एक्स, ये चीजें आपको यहां पे फाइंड करनी है। देखिए सॉल्यूशन, तो देखो सबसे पहले यहां पे जो आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स होगा, ठीक है, एफ एक्स, इसको हम क्या दिखाएंगे हम लोग, मार्जिनल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, देखो ये इंडिकेशन है, ये आप कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन में देखोगे तो इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं, एफ एक्स मतलब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इंडिकेशन को आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो x क्या है, 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे जो आपकी लिमिट निकल के आएगी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 0 से बड़ा है मतलब 0 से प्लस इंफिनिटी ले सकते हैं हम लोग, 0 से प्लस इंफिनिटी हमने लिमिट को ले लिया, बिकॉज x एंड y दोनों आपकी वेरिएबल्स क्या है, दोनों वेरिएबल्स की जो लिमिट है वो क्या है, 0 से बड़ी है। एंड यहाँ पे लिमिट आपको गिवन नहीं, मतलब 0 से बड़ी है, मतलब यहां से हमने 0 से प्लस इंफिनिटी एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, तो लिमिट आपकी 0 से प्लस इंफिनिटी आ गई। यहाँ पे जो आपका फंक्शन है 6 e to the power माइनस 2x माइनस 3y, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनटू dy, ठीक है, इनटू dy, बिकॉज डेंसिटी ऑफ y निकालना है, गिवन x, डेंसिटी ऑफ y इंटू गिवन x देना है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, dy फंक्शन को यहाँ पे हमने ले लिया।
अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। क्या है यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे आप? 6 e to the power minus 2x into e to the power minus 3y, यही आएगा ना, 0 से इंफिनिटी इंटू dy। इसको आप आगे सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट है किसके रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब भी y के रिस्पेक्ट में करना है मतलब ये जो पार्ट है आपका ये कैसा ट्रीट होगा? एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो जैसे ही कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इस पार्ट को आप बाहर ले जाइए। तो क्या आ गया? 6 e to the power minus 2x, ठीक है, इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी एंड यहाँ पे e to the power minus 3y इंटू dy। अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है। 6 e to the power minus 2x, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? तो e to the power minus 3y डिवाइडेड बाई minus 3, 0 से इंफिनिटी। इसको आप सॉल्व कर दोगे minus 2 e to the power minus 2x, ठीक है, एंड यहाँ पे आपके पास निकल के आएगा e to the power minus 3y एंड लिमिट 0 से इंफिनिटी। एंड लिमिट पुट करने के बाद इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा, क्या आएगा? 2 e to the power minus 2x, ठीक है, बिकॉज इंफिनिटी पुट करोगे मतलब क्या आएगा? 0 आ जाएगा एंड e to the power 0 1 आ जाएगा। तो -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 में क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास 2 e to the power minus 2x निकल के आएगा। तो ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी। एंड ये किसके लिए है? फॉर x इज ग्रेटर देन 0। किसके लिए है? जब हमारा x की वैल्यू 0 से बड़ी है। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग निकालते हैं फॉर कंडीशनल। क्या आपसे पूछा गया है? देखो क्वेश्चन में, फाइंड द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x, ठीक है, फॉर कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x। इसके लिए आपको क्या करना है? कंडीशनल डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे पूछा जाए कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x, तो इसको आप कैसे इंडिकेट करोगे? एफ वाई बाई एक्स, ठीक है, एफ वाई बाई एक्स दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी? तो फंक्शन एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका? एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको फाइंड करनी है, कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x। y गिवन x मतलब जो गिवन होगा डिनोमिनेटर में रखेंगे, ये चीजें आपको गिवन है, ये चीजें भी आपको गिवन है, ठीक है। तो देखो एफ एक्स वाई लिखने का मतलब है कि यहां से आप लिख सकते हो y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ये आपका गिवन फंक्शन है, क्या है आपका? 6 e to the power minus 2x minus 3y, यही है ना, डिवाइड बाई एंड एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई है? देखो यहाँ पे इसको आपने सॉल्व किया है तो ये वैल्यू क्या निकल के आया आपका? 2 e to the power minus 2x। तो आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो इसको 2 से 6 कटेगा 3 टाइम्स। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एफ ऑफ y गिवन x दैट इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपका? 3 e to the power minus 2x minus 3y डिवाइडेड बाई e to the power minus 2x, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 3 को लिख लीजिए e to the power minus 2x लिख लीजिए इनटू e to the power minus क्या लिख सकते हैं? 3y लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई e to the power minus 2x। तो देखो यहां से ये चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो आपके पास क्या बचा? 3 इंटू e to the power minus 3y। ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगा।
तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको निकालना है, मतलब कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y गिवन x। अगर वहीं पे पूछता कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x गिवन y होता मतलब ये नीचे आ जाता। ठीक है, एंड जैसे गिवन y होता तो यहाँ पे आप क्या निकालते, एफ वाई इंटू वाई निकालते हैं, एफ वाई इंटू वाई निकालते, देन फिर आप तब जाके इसको आप सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहाँ तक?